प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के विषय में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हम गणित के जो है चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग बीजगणित के माध्यम से ही जो है, जैसे कोई दो घटना जो है एक ही साथ दो प्रकार से घट रही हो, तो उसे जो है हम बीजगणित के रूप में कैसे लिख सकते हैं और लिख करके उसका कैसे हम सलूशन ज्ञात करेंगे, सलूशन किन विधियों से ज्ञात कर लेंगे, इस पर हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये जानो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, या इसकी पहले परिभाषा हमने लिख दिया है, इसे तुम लोग पढ़ लेना। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दोनों पक्ष और दो चर तथा जिनमें चर का अधिकतम घात 1 हो, दो चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब इसमें दो चर होने चाहिए और उनकी घात जो है 1 होनी चाहिए, तब हम उसको कहते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। बायां पक्ष भी होना चाहिए और दायां पक्ष भी होना चाहिए, यानी कि दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो तो उनका जो है अलग अलग परिणाम हो, लेकिन संयुक्त परिणाम दिया हो, तो दोनों को बीजगणित के टर्म में बीजी योग करके बराबर जो कर देते हैं, उसे ही हम रैखिक समीकरण दो चरों में कहते हैं। अब इनका मानक रूप देखो कैसे होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरे के लिए सेम उसी तरह से केवल गुणांक बदल जाते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चर तो वही रहते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये क्या है? अचर हैं, जिन्हें जो है x y और कांस्टेंट का गुणांक कहते हैं। तो जो दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप है, ये दोनों हैं। इसको ठीक से समझ लेना। a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये जो है अचर हैं, x y दो चर हैं। अब देखो दो चर हैं तो इनको हल करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। दो चर हैं तो इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। जितने चर होते हैं उतने समीकरण की आवश्यकता पड़ती है उनके मान को ज्ञात करने के लिए। ये हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म के दो प्रकार, रैखिक समीकरण युग्म दो प्रकार के होते हैं। पहला संगत रैखिक समीकरण युग्म, दूसरा असंगत रैखिक समीकरण युग्म। संगत का मतलब होता है ऐसे समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म जिनका कम से कम एक हल ज्ञात किया जा सके। कम से कम एक हल ज्ञात किया जा सके, अनंत भी किया हो सकता है, लेकिन कम से कम एक हल ज्ञात किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? संगत। और असंगत उसको कहेंगे जिसका एक भी हल न ज्ञात किया जा सके, जिसका एक भी हल नहीं ज्ञात किया जा सके। अब हल करने के तरीके जो है, इस बात को हम रैखिक समीकरण युग्म के आलेखन से समझ सकते हैं। जैसे समझने के लिए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि उनका आलेखन किया जाए, आलेखन से जो प्राप्त होता है उससे हल बताया जा सकता है। दूसरा तरीका उसको बीजगणितीय ढंग से उसको हल किया जाए। तो आलेखन विधि से हम इसको समझते हैं। पहले जो है, जैसे पहला है, हमने प्रकार बताया था संगत रैखिक समीकरण युग्म के लिए आलेखन। तो देखो पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसका हमने आलेखन किया तो ये ग्राफ मिला जो है। दूसरे का हमने जब आलेखन किया तो ये वाला ग्राफ मिला। दोनों देखो एक जगह एक बिंदु पर काट रहे हैं, अर्थात यह जो बिंदु है दोनों के आलेखन पर उपस्थित है। इसी बिंदु को जो है
इस दोनों समीकरणों का हल करते हैं। यानी इस बिंदु पर x का मान भी a है और y का मान भी b है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अर्थात इस आलेखन में दिखाया गया है कि इन दोनों समीकरणों का एक और केवल एक ही हल है, इसलिए इसको हम संगत रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। उसी तरह से दूसरे वाले आलेखन में देखो, दोनों समीकरणों को, पहला समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, इसका भी आलेखन किया गया तो यही ग्राफ मिला। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0, इसका भी आलेखन किया गया तो यही आलेखन मिला। अर्थात दोनों केस में एक ही रेखा जो है प्राप्त होती है। अर्थात जो इसके पॉइंट हैं वही पॉइंट इसके भी हैं, दोनों के पॉइंट सेम है, अर्थात इनके अनंत हल होंगे। इनके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। तो अनंत होगा, यहाँ जो है एक और केवल एक ही हल होगा। अगर ऐसा मिलता है तो इन दोनों प्रकार के रैखिक युग्मों को संगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दूसरा प्रकार इसका, सेकंड स्थिति में जब कोई हल न प्राप्त हो, ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिनका कोई हल प्राप्त न हो, तो इसको कहते हैं असंगत रैखिक युग्म समीकरण। असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, a1x + b1y + c1 का हम जब ग्राफ खींचते हैं, देखो ये लाइन मिली, a2x + b2y + c2 = 0 का ये ग्राफ मिला। दोनों को हम देख करके बता सकते हैं कि दोनों कहीं जो है अनंत रूप से इधर भी बढ़ाए जाएं, अनंत रूप से इधर भी बढ़ाए जाएं, तो कहीं एक दूसरे को मीट नहीं करती, मिलती नहीं है। अर्थात इन दोनों रेखाओं पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अर्थात इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। कुछ नोट्स हमने जो है इसमें दिया है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। यद्यपि किसी रैखिक समीकरण का आलेखन खींचने के लिए केवल दो बिंदु आवश्यक है। अब देखो, हम आलेखन तो बता दिया, लेकिन आलेखन करेंगे कैसे उसके संबंध में हमने बताया। यद्यपि किसी रैखिक समीकरण का आलेखन खींचने के लिए केवल दो बिंदु आवश्यक है, यानी दो बिंदु मिल जाए तो हम तल में कहीं सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो है दो के अलावा कुछ और भी बिंदु ले लेते हैं, परंतु हमें चार बिंदु लेने चाहिए जिससे गलती ना हो। मतलब शुद्धता के लिए, ग्राफ हमारा शुद्ध बने, सही बने, इसके लिए हम दो से अधिक 3 या 4 बिंदु ले लेते हैं। समीकरण ax + by + c = 0 के ax + by + kc = 0 k ≠ 0 के लिए के समान हल हैं, अतः इनके आलेखन भी समान है। मतलब देखो एक समीकरण है ax + by + c = 0, यहाँ देखो वही समीकरण है ax + by + c, लेकिन k से जो है पूरे में मल्टीपल हो गया है, k ≠ 0। मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हैं, केवल जो है गुना, उतना गुना अधिक कर दिया जा रहा है। तो इनका आलेखन अगर करेंगे तो दोनों का आलेखन जो है एक ही मिलेगा। तीसरा है x अक्ष का समीकरण y = 0, यानी x अक्ष का जो समीकरण होता है वह y = 0 होता है, और y अक्ष का समीकरण x = 0 होता है। जरा इसको तुम लोग देख लो। जैसे हम कहें, ये जो हॉरिजॉन्टल अक्ष है ये x अक्ष है, और ये जो ये वर्टिकल अक्ष है या ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है इसको y अक्ष कहते हैं। अब हम x अक्ष की समीकरण की बात करें, इसका नामकरण करें, तो इस पर देखो, अगर इस पर हम चलते जाएं अनंत तक चलते जाएं तो y पर तो हमने चला नहीं, हमने कहाँ चला, x पर चला, तो y पर चली गई दूरी क्या है, 0 है। इसलिए इसका नाम हम देते हैं y = 0 रेखा, इसको कहते हैं y = 0 रेखा। x अक्ष का समीकरण वही हो जाता है, y = 0 रेखा। उसी तरह से जब हम y पर चलते जाएं तो x पर तो नहीं चला, x पर 0 चला, लेकिन y पर चल रहा है, इसका नाम जिस पर नहीं चला उसी के नाम से देते हैं x = 0 रेखा। ये हो जाएगा x = 0 रेखा, ये y = 0 और ये x = 0। अब देखो दोनों
उल्टा है, हम कह रहे हैं ये x अक्ष है तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। हम कह रहे हैं ये y अक्ष है तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। आगे देखो, अगर हम x बराबर a कहें, x बराबर a अगर कोई समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। जहाँ एक नियतांक है, ये एक नियतांक है का आलेखन y अक्ष के समांतर रेखा है जो y अक्ष से a दूरी पर होगा। अब देखो x बराबर a की बात हमने कहा, तो x यहाँ से तो ये मूल बिंदु है, यहीं से समस्त दूरियां मापी जाती हैं। x बराबर a प्लस a है तो इधर जाएंगे, माइनस से रहता तो इधर जाते, तो इधर हम जो है a दूरी पर यहाँ है, ये बिंदु है। अब यहाँ से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, x बराबर a। तो कहाँ से जाएगी, इधर जाएगी, ये किसके पैरेलल है, इसके समांतर है, तो y अक्ष के। x बराबर a दूरी से y अक्ष से समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a। उसी तरह से अगर हम कहें y बराबर b, तो y बराबर b का मतलब होता है कि y बराबर b y अक्ष पर b दूरी से x अक्ष के समांतर जो रेखा जाएगी इसको कहेंगे y बराबर b रेखा, y बराबर b रेखा। अब हम प्रश्नावली 3.1 में आते हैं। प्रश्नावली 3.1 में आते हैं। कह रहा है प्रश्न 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो कथन है, कहा गया है, उसको हमें जो है बीजगणित के रूप में लिखना है। तो तुमको हम कक्षा 9 में भी बताए थे कि किसी कथन को कैसे हम बीजगणित के रूप में बना लेते हैं, लेकिन चूंकि वहां हम एक चर में बताए थे, यहाँ 2 चर में बनाना है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, पहला कथन यह है। तो 7 वर्ष पूर्व की जब बात करेगा तो वर्तमान हम दोनों, चूंकि हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी रहती है, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है उस समय इसका x और उसका y वर्ष आयु है। तो वर्तमान से पूर्व पहले 7 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। अब इन दोनों के बीच में संबंध दिया है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुनी थी, तो आफ्ताब की उम्र जो है x माइनस 7 है और पुत्री की आयु जो है y माइनस 7 है। तो इनके बीच जो संबंध दिया है वह दिया है कि जो है 7 गुनी, यानी 7 गुनी छोटी है, लड़की जो है 7 गुनी छोटी है। तो x माइनस 7 जब बराबर करेंगे y माइनस 7 के, तो बराबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 7 गुनी है, y माइनस 7 में 7 का जब गुणा करेंगे तो x माइनस 7 के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसको लिखेंगे हम, लिखेंगे x माइनस 7 प्रथम शर्त से x माइनस 7 बराबर 7 कोष्टक में y माइनस 7। अब ये पहली शर्त से हो गया, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब दूसरा शर्त ये है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब पहले की बात छोड़ दो, 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद की जब बात करेगा तब हम आफ्ताब की आयु को क्या कहेंगे, x प्लस 3 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी होगी, y प्लस 3 वर्ष। अब दूसरी शर्त इसका ये है कि 3 वर्ष बाद हमारी आयु तुम्हारी आयु की से 3 गुनी रह जाएगी, यानी कि जो है अब तुम हमसे 3 गुनी ही छोटी रह जाओगी। तो अब इसको जब हम बराबर लिखेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3 गुना पुत्री की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर 3 गुना पुत्री की आयु। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुने y प्लस 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नया समीकरण दूसरा बनेगा जो x माइनस 3y बराबर 6 होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो हमने बीजगणित के रूप में तो इसे लिख लिया, इस कथन को बीजगणित के रूप में लिख लिया। अब कह रहा है कि इसका ग्राफी रूप लिखिए।
ग्राफी रूप में इसका निरूपण कीजिए। तो ग्राफी रूप में कैसे निरूपण करेंगे, अब ये थोड़ा जो है नई चीज है, इसको समझो। किसी भी बीजी समीकरण को जो है ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए पहला कार्य मेरा ये होता है कि y का मान या x का मान, किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम अच्छा रहेगा कि y का मान x के पदों में लिख दें, यानी y को बाएं तरफ रख लें, बाकी जो है सबको जो है दाएं तरफ कर दें। समीकरण फर्स्ट को लेकर के चलते हैं, उसी का हमें ग्राफी निरूपण करना है। तो समीकरण फर्स्ट से जब हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 42/7, y इक्वल टू x प्लस 42/7। अब जो है देखो x जो है स्वतंत्र है, x क्या है, स्वतंत्र है। x के भिन्न भिन्न मान देते जाओगे, y के भिन्न भिन्न मान मिलते जाएंगे, यानी पहली घटना घटित होगी, दूसरे उसके ऊपर अपने आप घट जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ से हम x का ऐसा मान लेंगे जिससे y का मान भी जो है कंप्लीट संख्या, पूर्ण संख्या कोई आवे। तो पूर्ण संख्या जब रहती है तो उसको हमें ग्राफ पेपर पर या कार्तीय तल में दिखाने में जो है आसानी रहती है। इसके लिए हम ऐसा x का मान लेंगे जिससे y का मान क्या आवे, पूर्ण संख्या आवे। तो x का मान अगर हम 0 लें, देखो ये हमने एक सारणी बना लिया, ये x का मान के लिए और ये y के मान के लिए। जब x का मान 0 लेंगे तो जब 0 यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस 42 होगा। 42 में 7 का भाग देंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी y का मान 6 आएगा। उसी तरह से जब हम x का मान 7 लेंगे तो 42 7 कितना होगा, 49 होगा। 49 में 7 का भाग पड़ेगा, 7 हो जाएगा। देखो दोनों 7 7 हो गए। फिर जो है एक और मान लें, x का मान अगर -7 लें तो 42 में से 7 गया कितना होगा, तो 42 में 7 घटावें तो 35 हो जाएगा। 35 में 7 का भाग दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से x का मान 14 ले लो तो 42 में से 14 घटाओ, 14 घटाओगे, अरे 14 जोड़ोगे, जुड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में 7 का भाग दोगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि x का मान जब 0 है तो y का मान 6 है, x का मान जब 7 है तो y का मान भी 7 है, x का मान -3 है तो y का मान 5 है, x का मान 14 है तो y का मान भी 8 है। देख रहे हो, तो हमें 4 बिंदु प्राप्त हुए, 0 6 7 7 -7 5 14 8। तुम कक्षा 9 में कार्तीय तल में पढ़े थे, हमने बताया था कि इसको भुज कहते हैं। पहले हमको क्या कहते हैं, भुज, दूसरे को कहते हैं कोट। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोट कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से कार्तीय तल में अब इन बिंदुओं को दिखाएंगे, इन बिंदुओं को दिखा देंगे, और दिखाने के बाद से इस पटरी के सहायता से इन बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो एक सीधी रेखा हमको मिल जाएगी। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से फिर जो है x का, y का मान x के पदों में फिर लिखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा x - 6/3। और फिर यहाँ से एक सारणी बनाएंगे, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भी मान हमको प्राप्त होंगे। जैसे x का मान जब 0 लेंगे, जब यहाँ 0 रखेंगे तो -6/3 तो -2 हो जाएगा। जब x का मान 3 लेंगे तो -3 बचेगा, और -3 में 3 का भाग पड़ेगा तो -1 होगा। x का मान 6 लेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 0 में 3 का भाग पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। x का मान 9 लेंगे, 9 में से 6 गया 3, तो 3 में 3 का भाग पड़ेगा तो 1 होगा। आप देखो यहाँ 0 तो -2, 3 तो -1, 6 तो 0, 9 तो 1। अब यहाँ भी हमको 4 बिंदु मिल गए, 0 -2, 3 -1, 6 0 और 9 1। अब इन बिंदुओं को फिर कार्तीय तल में दिखाएंगे, कार्तीय तल में दिखा करके फिर इनको पटरी से एक दूसरे को मिला देंगे। मिलाने से फिर हमको एक सीधी रेखा मिलेगी, ये दूसरी रेखा हो गई। अब इन दोनों रेखाओं को देखेंगे जब ग्राफ में, तो हमने जो है अनुमानता मिला दिया है। तुम अगर पटरी से मिलाओगे तो देखोगे कि ये 2 रेखाएं बन रही हैं। ये दोनों रेखाएं इधर देखो फैलती जा रही हैं, इस साइड में फैलती जा रही हैं, यानी कहीं नहीं मिलेंगी, यानी इधर सिकुड़ती जा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। आगे बढ़ाएंगे कहीं न कहीं मिलेंगी, तो कहीं न कहीं मिलेंगी, इसका मतलब क्या हुआ
कि कहीं न कहीं एक बिंदु इनका उभयनिष्ठ होगा, वही इसका एक हल होगा। तो इस समीकरण का, रैखिक समीकरण युग्म का कोई न कोई हल प्राप्त होगा। अगर कोई हल प्राप्त होगा तो ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? संगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत रैखिक समीकरण युग्म। इसी प्रकार 2 और 3 अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। आगे देखो प्रश्नावली 3.2। 3.2 में प्रश्न 1 को उपरोक्त प्रश्न की भांति आलेखन कीजिए और जहां पर ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु का निर्देशांक ही उभयनिष्ठ हल होगा ज्ञात करो। तो मतलब यहाँ प्रश्न 1 में 3.2 में दिया है कि जो ऊपर प्रश्न दिए गए थे उसमें जो संगत हैं उनका हल ज्ञात करो। तो हल ज्ञात करने का मतलब अभी हमने बताया कि जहां दोनों रैखिक समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, जिस बिंदु पर, वह बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही x और y का उसका मान होगा, वही उसका सलूशन हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब देखो, समांतर हैं अथवा संपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, 3 बातें होती हैं। प्रतिच्छेद करना यानी एक दूसरे को काट देना, संपाती होना एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना, समांतर होना एक दूसरे से समान दूरी पर रह करके चलना। तो 3 बातें हो गई। जब समांतर होगा तो एक दूसरे से समान दूरी पर रह करके निरंतर चलता रहेगा, तो उनके द्वारा जो पथ बनेगा एक दूसरे को कहीं मीट नहीं करेगा, एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। संपाती का मतलब जब एक दूसरे पर बैठ जाएगा तो इसके सारे बिंदु उसके सारे बिंदु को क्या करेंगे? मैच कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? उसको संगत कहेंगे। किसी एक बिंदु पर छेद करना, किसी एक बिंदु पर छेद करेगा तो भी क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन संगत होगा रैखिक समीकरण युग्म और कौन असंगत होगा, और किसके एक हल होंगे, किसके अनेक हल होंगे और किसके एक भी हल नहीं होंगे, बता सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम पीछे छोड़ करके चले आए हैं, वहाँ नहीं बताया, थोड़ा देख लो। पीछे हम चलते हैं जहाँ हमने शुरू किया था। अब देखो, यहाँ से जो स्थित फर्स्ट के लिए जब समीकरण रैखिक युग्म समीकरण जो है संगत होंगे तो ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। उनके गुणांक, जैसे पहले का गुणांक x का a1 था, दूसरे का x का गुणांक a2 था, तो a1/a2, दूसरे का y का गुणांक पहले का b1 था, दूसरे का b2 था। यानी x और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है, बाकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, केवल x और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं कि ये रैखिक युग्म जो है क्या होगा? संगत होगा, और इसका कम से कम एक हल अवश्य मिलेगा। एक और केवल एक ही हल मिलेगा, एक और केवल एक ही हल मिलेगा। दूसरी स्थिति, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, अर्थात जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा, यानी कि इसके अनंत हल होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? रैखिक युग्म समीकरण के अनंत हल होंगे या एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, अर्थात संपाती होंगे, और संपाती भी होंगे तब भी संगत है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों अनुपात बराबर है तो संपाती हुआ तो संगत होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जो है इसके एक और केवल एक ही हल होंगे। तो हम समीकरण को जो है, जो भी समीकरण दिया हो उसके गुणांकों को पहले हम निकाल लेते हैं, और उसको जो है a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके हम जांच कर सकते हैं कि इसके कितने हल हो सकते हैं। अनंत हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं हो सकता है। या तीसरा कंडीशन है कि इसके कोई हल ना हो,
ऐसा भी होता है कि इसके कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होंगे तो उसके लिए हम कंडीशन ये देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरह का कंडीशन दे दे तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का मतलब समांतर है, दूसरे के समांतर है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। हाँ देखो 3.2 का दूसरा सवाल था। दूसरा सवाल जैसे मान लो एक सवाल है, इसमें फर्स्ट 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब जरा इसको देखें कि क्या इसका हल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 5x - 4y + 8 = 0, इसको हम मानक रूप में लिख लें। मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। देखो 5x प्लस माइनस को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए मानक रूप में, तो -4y + 8 = 0। दूसरे को भी वैसे ही लिख लेते हैं 7x + 6y ± 9 = 0। अब ये मानक रूप में हो गया। इस मानक रूप का मानक समीकरण से अब तुलना कराएंगे तो a1 बराबर 5 है, a2 बराबर 7 है, b1 बराबर -4 है, b2 बराबर 4, c1 बराबर 8 है और c2 बराबर -8 है। तुलना करने से हमको ये मिल गए। अब इनको जो है एक कंडीशन में रखेंगे। अब देखते हैं कि 5/7 यानी a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। दोनों को हल करें तो बराबर तो नहीं होंगे, अर्थात पहला कंडीशन जो है संतुष्ट होता है। पहला कंडीशन यही था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कहेंगे इन रैखिक समीकरणों का एक और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। तो जो पहला प्रश्न है उसमें एक और केवल एक ही हल मिलेगा, अर्थात ये संगत है, अर्थात ये क्या है, संगत है। अब सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए वही चीज देखेंगे। देखो a1 9 है, b1 18 है, a2 3 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 12 है और c2 24 है। तो जब हम रखते हैं a1/a2 देखें 9/18 हो रहा है, b1/b2 3/6 हो रहा है, c1/c2 12/24 हो रहा है। तो इसका भी मान 1/2 आ रहा है, इसका भी मान 1/2 आ रहा है, इसका भी मान 1/2 आ रहा है, अर्थात तीनों अनुपात क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहा है। जब तीनों अनुपात बराबर हो गए तो क्या कहेंगे, ये कैसे समीकरण है दोनों, ये जो है संगत तो है लेकिन संपाती है, संगत है लेकिन संपाती। इनका जब हम आलेखन करेंगे तो दोनों समीकरणों का आलेखन एक ही प्राप्त होगा, अर्थात इसके अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। उसी तरह से तीसरा है, देखो थर्ड इसका भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद से चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन इसमें लागू हो रहा है। a1/a2 देख रहे हैं 3/1 है, b1/b2 माइनस यानी ये भी 3/1 है, तो दोनों बराबर हो गए। और c1/c2 बराबर नहीं है, 10/9 है। 10/9 जो है 10/9 जो है 3/1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो तीसरा कंडीशन जो है यहाँ लागू हो रहा है कि दो अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा इनके बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ये असंगत निकाय है, असंगत निकाय है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों आलेखन जो है समांतर होंगे। कैसे होंगे, इन दोनों समीकरणों के आलेखन कैसे होंगे, समांतर होंगे। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। अब प्रश्नावली 3.3 पर आते हैं। देखो प्रश्न संख्या 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। अब देखो यहाँ अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को आलेखन विधि से कैसे हल करेंगे। तो आलेखन विधि से हल करने का तरीका ये है कि पहले तो हम उसका ये जांच करें कि इसका हल होगा या नहीं होगा, होगा तो अनेक होगा कि एक होगा, ठीक है। जांच करने के बाद से फिर हम उसका आलेखन करेंगे किस विधि से, वही y का मान यक्ष के पदों में लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए भी सारणी बनाएंगे, फिर इनका जो है कार्तीय तल में आलेखन करेंगे। आलेखन करने के बाद देखेंगे ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं
उसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। ये तो आलेखन विधि से हल करने का तरीका था। अब दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि से हल करना। तो बीजगणितीय विधि से रैखिक युग्म समीकरण को जो है हल करने का जो विधि है वह 3 है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है बीजगणित विधि जिसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बीजगणित विधि। तो आगे हम बीजगणित विधि का ही प्रयोग करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा आगे पढ़ेंगे, जब इंटर में पढ़ेंगे तो इसी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। ये सब जो है छोटे स्तर पर इनका प्रयोग हो जाता है, बड़े स्तर पर जो है बीजगणित विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखो विलोपन विधि किसे कहते हैं। तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि दिए गए रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसमें से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि x और y के गुणांक कैसे हैं। फिर दूसरे समीकरण को लेते हैं, उसमें भी देखते हैं x और y का गुणांक कैसे है। जो आसान हो, मतलब हम दोनों में x y में से किसी एक के गुणांक को बराबर करते हैं। पहले समीकरण के x, मान लो अगर x का गुणांक हमने देखा 3 है, दूसरे का x का गुणांक जो है 6 है, तो पहले में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो भी 6 के बराबर हो जाएगा। और दोनों का चिन्ह अगर समान है, प्लस उसका भी है प्लस इसका भी है, तो प्लस 6x भी होगा प्लस 6x भी होगा। फिर पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, y में समीकरण बन जाएगा, एक चर में बन जाएगा। फिर जो है उस चर को बाएं तरफ रख करके सभी अंकों को दाएं तरफ कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। इसी y के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान भी मिल जाएगा। इसको कहते हैं विलोपन विधि, अर्थात एक को जो है विलुप्त कर दिया जाए, किसी एक चर को विलुप्त करके दूसरे का मान निकाला जाए और फिर दूसरे को रख करके पहले का मान निकाल लिया जाए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से तुमको समझा रहे हैं, जैसे x + y = 14 है और x - y = 4 है, दो समीकरण है। फिर इनको हमें हल करना है विलोपन विधि से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम समीकरण में y का गुणांक दूसरे समीकरण में y के गुणांक के बराबर और विपरीत है। तो यहाँ तो हम आसानी से देख ले रहे हैं कि इसका गुणांक y का गुणांक +1 है और यहाँ y का गुणांक -1 है, तो बराबर तो है, अंक तो बराबर है, चिन्ह विपरीत है। तो हम सीधे सीधे अगर इसको जोड़ दें तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, x। तो x और x जब जुटेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। अगर 14 और 4 जुटेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो 2x = 18 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 18 में 2 का भाग पड़ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ तो हमें कुछ गुणा नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे हमने देखा कि y का गुणांक यहाँ भी और y का गुणांक यहाँ भी अंकों में बराबर है, चिन्ह में विपरीत है, तो सीधे सीधे हमने जोड़ दिया, मेरा काम चल गया। अब x का मान जब आ गया तो यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान भी, अरे y का मान भी मिल जाएगा। x का मान 9 जो आया, इसी को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो हमें y का मान मिल जाएगा, y का मान 5 आ गया। अतः x = 9 और y = 5 इस समीकरण के हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो है ये कहती है कि दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसमें किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख लेते हैं। मान लो y का मान x के पदों में लिख लिया जाए या x का मान y के पदों में, जैसे अभी हम पहले करके आए हैं। तो जिसका मान जिसके पदों में लिखा जाता है, जिसका मान लिखा जाता है उसको हम बाएं रखते हैं, जिसके पदों में लिखते हैं उसको दाएं कर देते हैं। तो करके अब उस चर का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो रखते हैं तो क्या होता है, प्रतिस्थापन, यानी कि x को अगर हटाते हैं तो y में आ जाता है, y को हटाते हैं तो x में समीकरण बन जाता है, एक चर में रैखिक समीकरण बनता है। फिर उसको हल करके उस चर का मान निकालते हैं। जब मान उसका आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, जब मान आ जाता है तो उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं और फिर वहां से जो है दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ दो समीकरण है, x + y = 14, x - y = 14
समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में रखने पर, तो x बराबर, अब देखो x का मान y के पदों में, तो x बराबर 14 माइनस वाई हुआ। अब ये समीकरण नंबर 3, इसका नाम दे देते हैं। अब यही x का मान जब उठा करके, क्योंकि फर्स्ट का यूज किया गया है तो सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे, फर्स्ट का तो यूज हो गया है, अब सेकंड में रखेंगे। तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई और माइनस वाई। देखो ये y में समीकरण बन गया रैखिक समीकरण, तो माइनस वाई जुट जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। 14 माइनस 2y बराबर 4 हुआ, माइनस 2y, अब 14 की इधर पक्षांतर कर देंगे, 4 माइनस 14 हुआ, माइनस 2y बराबर माइनस 10 हुआ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 बटे माइनस 2 बराबर 5 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये y का मान अब किसी समीकरण को रखें या तीसरे में रख दें तो आसान रहेगा, इसलिए कि यहाँ x का मान दिखाई दे रहा है, यहाँ हम y का मान रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रख दो, y बराबर 5 जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। देखो यही वहाँ भी आया था, यही यहाँ भी आया था, आया है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि चाहे विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो, मान पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तीसरी विधि है बीजगुणन विधि। अब बीजगुणन विधि तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो बीजगुणन में दोनों समीकरणों को x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई बराबर 14 को थोड़ा सा हम मानक रूप में लिखते हैं। इन दोनों समीकरणों को दूसरे प्रकार से लिखते हैं, मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप यही है, x प्लस वाई प्लस माइनस 14 बराबर 0, x प्लस माइनस 1 वाई प्लस माइनस 4 बराबर 0। अब इसको देखो हम क्या, समीकरण 3 और 4 से देखो, x के नीचे हमने लिखा था, x के नीचे 1 ऋण 14 माइनस 1 माइनस 4, y के नीचे लिखा था माइनस 14 1 माइनस 4 प्लस 1 के नीचे जो है 1 1 1 माइनस 1। अब इसका हम गुणा करते हैं, देखो इसका गुणा इसमें 1 गुणे माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 14, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसी तरह से इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें चिन्ह के साथ और बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो तो रिजल्ट क्या आया, माइनस 4 माइनस 14, यहाँ वाई बटे माइनस 14 प्लस 4, 1 बटे माइनस 1 माइनस 1, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बटे माइनस 18, वाई बटे माइनस 10, 1 बटे माइनस 2। फिर इसको जब हल करेंगे तो x बटे माइनस 18, देखो क्या करते हैं, तीनों अनुपात बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है तो जो अचर वाला पद है अनुपात है, इसको एक बार इसके साथ, इसी चीज को इसके साथ, मतलब तीनों अनुपात जब बराबर हैं तो कोई किसी के बराबर हो सकता है। तो एक बार इसको और इसको ले लेंगे, एक बार इसको और इसको ले लेंगे, तो इसको लेंगे तो x का मान, और इसको लेंगे तो y का मान निकलेगा। x बटे माइनस 18 बराबर 1 बटे माइनस 2 करेंगे तो x का मान आएगा, y बटे माइनस 10 बराबर 1 बटे माइनस 2 रखेंगे तो y का मान आएगा। फिर x बराबर माइनस 18 बटे माइनस 2 और y बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2 आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर हो जाएगा 5। यही जो है हम पिछले सवाल में भी इसी समीकरण को हल किए थे, तो यही हल आया था, इसमें भी देखो वही हल आया। चाहे विलोपन विधि लगावें, चाहे विस्थापन विधि लगावें, चाहे जो है बीजगुणन विधि लगावें, तीनों विधियों से उन दोनों समीकरणों का मान वही आएगा। अब इस नियम को, बीजगुणन विधि को हम थोड़ा एक बार और तुम लोगों को समझा दें मानक समीकरण लेकर। इसमें सर्वप्रथम दिए गए समीकरण युग्म को मानक रूप में लिखकर उसका दायां पक्ष शून्य लिखते हैं, जैसे a1x प्लस b1i प्लस 1 और 0, a2x प्लस b2i प्लस c2 और 0। अब हम x के नीचे लिखेंगे तो देखो हमने कहा था x के नीचे, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब शुरू करेंगे y के गुणांक से, y का गुणांक लेंगे b1 और गुणा करेंगे जो है अचर b1 इंटू c2, फिर जो है माइनस b2 इंटू c1, देखो b1 इंटू c1 माइनस b2 इंटू c2, फिर y के नीचे लिखना है तो y वाला गुणांक छोड़ देंगे। अब शुरू करेंगे यहाँ से c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, फिर उसी तरह से अचर के नीचे, एक के नीचे लिखना है तो अब अचर को छोड़ देंगे
अब यहाँ से ना शुरू करके इसके बाद कहाँ आते हैं, फिर यहाँ से A1 इंटू B2 और A2 इंटू B1। देखो पूरी प्रक्रिया चक्रीय क्रम में होता है। शुरू किया हमने कहाँ से, B1 से, B1 से C1 पर आया और C1 के बाद फिर हम A1 पर आते हैं। ये नहीं है कि जो है बीच में आगे फिर यहाँ शुरू करेंगे, पीछे नहीं जाते हैं, क्रमशः आगे चलते रहते हैं, एक चक्र बना लेते हैं। तो B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। इस चीज़ को बड़ी केयरफुली ढंग से समझ लेना कि जब हम x के नीचे लिखेंगे तो x को छोड़ देंगे, ढक लेंगे, शुरू करेंगे y से। तो B1 से शुरू करते हैं, B1 C2, देखो तिर्यक B1 C2 और फिर जो है B2 C1 तिर्यक लगा दिया, बीच में किसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर अब जब y के नीचे लिखेंगे तो y वाले को छोड़ देंगे, तो शुरू करेंगे यहाँ से C1 A2, देखो तीर लगाया, C1 A2 माइनस C2 A1, या A1 C2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब जब हम अचर के नीचे लिखेंगे तो अब यहाँ से अब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1 कर देंगे। ये तरीका होता है बजरंग विधि से हल करने का। अब हम जो है बजरंग विधि का एक और जो है ढंग है लिखने का, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं, ज़्यादा बताने पर तुम लोग कंफ्यूज करोगे। जो तुम लोग को अच्छा लगे उसे समझ करके हल करोगे। फिर अगली कक्षा में आगे की बात बताएंगे। धन्यवाद।